हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे। तो बच्चों, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ पूछना चाहता हूं बच्चों कि अगर आप किसी भी वोलेटाइल सॉल्वेंट में अगर आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हो बच्चों, तो क्या होता है? उसका फ्रीजिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है? उसका वेपर प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ता है? उसका बॉइलिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है बच्चों? और मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और है कि अपन जो घर पे पानी प्यूरिफायर लगाया हुआ है, आरओ, वो कैसे काम करता है? क्या प्रिंसिपल है उसका? तो बच्चों, ये सारे टॉपिक आज मैं डिस्कस करने वाला हूं। ये सारे टॉपिक आएगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर। बट ये पढ़ाने से पहले बच्चों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा। तो बच्चों, हमारा फर्स्ट लेक्चर में सॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन हुआ था, एंड उसके बाद हमारा हुआ कंसंट्रेशन टर्म, जिसमें हमने पढ़ा वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मालिटी, है ना, पीपीएम, पीपीवी, ये सब देखे बच्चे। सेकेंड लेक्चर लेके आया बच्चों, जिसमें मैंने पढ़ाया आप लोगों को सॉल्युबिलिटी। और बच्चे, सॉल्युबिलिटी हम लोग देखे तीन चीजें में: सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, एंड गैस इन लिक्विड। जिसमें बच्चों हम लोगों ने पढ़ा हेनरी लॉ के बारे में, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास था बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर थर्ड में हम लोगों ने देखा वेपर प्रेशर क्या होता है सर जी। और वेपर प्रेशर में एक नियम आया था जिसका नाम था रॉल्स लॉ, क्या होता है। तो बच्चों, ये सारी चीजें हमने क्लास में डिस्कस कर चुका है ऑलरेडी। अगर आप लोगों ने ये सब नहीं पढ़ा है तो पहले जाकर वो लेक्चर देखा हुआ, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक, या फिर आप नॉर्मली गूगल यूट्यूब पे सर्च करो सॉल्यूशन बाई त्रिपुरारी प्रजापति सर, आपको मिल जाएगा बच्चों। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों, जिससे क्वेश्चन भर 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 के पूछे जाते हैं बच्चों, जिसका नाम रहेगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो बच्चों, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता क्या है सर? तो प्रॉपर्टी तो समझ में आ रहा है सर, लेकिन कोलिगेटिव लगा दिया, इसका क्या मतलब है? तो सुनो, ऐसा प्रॉपर्टी किसी भी सॉल्यूशन का जो ओनली डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। इस पे बच्चों ओनली और ओनली डिपेंड करेगा कि आप कितना उसमें सॉल्यूट ऐड किए हो। ये बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगा कि उस सॉल्यूट तुम क्या ऐड किए, उसका नेचर क्या है। ठीक है, यानी द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी सॉल्यूशन which depends only the amount of solute, does not depends on amount of solute। बच्चों, एक बात मैं बता दूं आप लोगों को, जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हैं सर जी, तो ये आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए देखा जाता है। इस पे डाइल्यूट सॉल्यूशन में देखेंगे, यानी कि जो अमाउंट रहेगा कम अमाउंट में ही रहेगा। डाइल्यूट सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा हो और सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम हो। और बच्चों, इसमें जो सॉल्यूट होगा वो सॉल्यूट आपको लेना है नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। बच्चों, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट लेना है, इसको अच्छे से याद कर लेना है ना। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का डेफिनेशन क्या बताया, देखो लिखा हुआ है कि द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, है ना, जिसका वैल्यू डिपेंड्स ओनली अपॉन नंबर या अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। नंबर या बच्चों अमाउंट पे सॉल्यूट कर रहा, नंबर या फिर उसके अमाउंट पे सॉल्यूट कर रहा पार्टिकल, विच डज नॉट डिपेंड्स ऑन, ध्यान देना यहाँ पे डज नॉट लिखा हुआ है बच्चों, डज नॉट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट। नेचर कैसा, उस पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है। सर जी चलो ठीक है, डेफिनेशन समझ में आ गया। इसमें सर कौन कौन सा प्रॉपर्टी होता है, सर नाम बता दो जरा उसका। तो बच्चों देखो, अगर इसका मैं बात करूं इसमें टाइप्स के बारे में, तो टाइप्स बच्चों चार टाइप्स का पढ़ना है आपको। एक पढ़ना है आपको रिलेटिव लोअरिंग ऑफ
वेपर प्रेशर। सेकेंड बच्चे क्या होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों, बढ़ जाएगा अगर आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट किसी भी सॉल्वेंट में ऐड करते हो। थर्ड होता है बच्चों डिप्रेशन, यानी कम हो जाना। इन क्या कम हो जाएगा जी, फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। एंड फोर्थ वन इज ऑस्मोटिक, जिसमें मैं बताऊंगा आपको आरओ वाला कैंसर। ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको बच्चे हमने दिखाते हैं पाई से। तो ये हम लोग चार प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं, तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट आएगा बच्चों रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये समझने से पहले आप ये समझो कि हुआ क्या होगा सर। मेरे पास बच्चों एक कंटेनर होगा, और इस कंटेनर में बच्चे हमारे पास पहले प्योर सॉल्वेंट ए था। प्योर सॉल्वेंट क्या था बच्चे, ए था। अब उसमें डाल दिया गया, याद रखना क्या है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में, क्या सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जिसका मान लो नाम रहेगा बी, इसको डाल दिया जाए बच्चों। तो बी जब आएगा तो सरफेस में बी भी आ जाएगा, सरफेस में बी भी आ जाएगा, सरफेस में बी भी आ जाएगा। लेकिन बच्चे ध्यान रखना, ये मैंने लास्ट क्लास में वेपर प्रेशर में पढ़ाया था आपको कि ऊपर कौन जाएगा, वेपर बन के कौन जाएगा, जब आपकी हीट ऑब्जॉर्ब करेगा, ये हीट ऑब्जॉर्ब करेगा तो आपस में बॉन्डिंग जो होता है बॉन्ड टूटेगा और एक गैसियस बनेगा। तो ऊपर कौन जाएगा, जो वोलेटाइल होगा। तो वोलेटाइल क्या था, जो ए था, या क्या था, प्योर सॉल्वेंट लिया गया था जिसका नाम था ए। अब ये था आपका वोलेटाइल, तो ऊपर कौन जाएगा बच्चे, गैस बन के, ओनली और ओनली ए का मॉलिक्यूल ऊपर देखने को मिलेगा। अब लास्ट क्लास में मैंने ये भी बताया था रॉड्स लॉ। तो यहाँ प्रेशर जो हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है बच्चे, ए की वजह से, उसको पीए बोला था हमने। तो अब लगा दो अकॉर्डिंग टू रॉड्स। तो रॉड्स लॉ क्या बोलता था बच्चे कि वेपर पार्शियल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूएंट इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूएंट इन प्योर फॉर्म, दैट मीन्स की पी नोट ए। जब ये प्योर रहेगा ना ए, तो उसका प्योर फॉर्म में पी नोट ए बोलते हैं अपन, है ना, इनटू उसी का मोल फ्रैक्शन, इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूएंट्स बोला जाएगा बच्चों। अब आप क्या करो, यहाँ पे जाई ए बराबर अगर लिखना चाहोगे तो क्या लिखते हो, पी ए अपॉन, पी ए अपॉन पी नोट ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, जाई ए रह जाएगा। अब क्या करो बच्चे, यहाँ पे दोनों को वन से माइनस कर दो। जैसे ही आप दोनों को वन से माइनस करोगे बच्चे, वन माइनस, सॉरी यहाँ पे पी ए था ना, है ना, तो वन माइनस पी ए अपॉन पी नोट ए इज इक्वल टू वन माइनस जाइए। किसी भी फ्रैक्शन को अगर सेम नंबर से माइनस करोगे दोनों साइड में तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब देखो वन माइनस जाइए क्या बन जाएगा बच्चों, याद है ये हम लोग पढ़ा था मोल फ्रैक्शन में कि ओवरऑल मोल फ्रैक्शन यानी जाई ए प्लस जाई बी जो होता है बच्चे वन होता है। तो वन माइनस जाई ए बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, जाई बी हो जाएगा यहाँ से। तो क्या वन माइनस जाई की जगह जाई बी लिख सकते हैं, क्या लिख लो। अब इसको सॉल्व कर लो, फ्रैक्शन वाला सब्सट्रैक्शन है, तो पी नोट ए इंटू वन क्या हो जाएगा, पी नोट ए हो जाएगा, माइनस पी ए का पी ए ही रहेगा, अपॉन नीचे क्या हो जाएगा बच्चे, नीचे हो जाएगा पी नोट ए इज इक्वल टू वन माइनस जाइए क्या हो जाएगा, जाई बी। वन माइनस जाइए क्या हो जाएगा बच्चे, जाई बी। जो आयन आपके पास, दिस इज योर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यही है आपका रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। देखो ये जो है ना, स्टार्टिंग में जो था पी नोट ए स्टार्टिंग का था जब प्योर सॉल्वेंट था,
अब ये बाद का है सॉल्यूशन, पीए क्या होता है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, यानी क्या हुआ है, माइनस हुआ है ना। जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं तो बाद का प्रेशर कम हो जाता है, मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। यानी पी नोट ए माइनस क्या है, पीए, ये है लोअरिंग वेपर प्रेशर। इसको अगर आप रिलेट कर देते हो स्टार्टिंग वाले से जो पहले था, तो ये पूरे टर्म को क्या बोलेंगे बच्चे, इस पूरे टर्म को बोलेंगे अपन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसको पूरे टर्म को क्या बोलेंगे बच्चे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोलेंगे बच्चों। ये किसके बराबर हो गया है, तो वन माइनस जाइए क्या, जाई भी लिखना चाहिए ना बच्चे, यहाँ पे वन माइनस जाइए क्या बन गया, जाई भी बन गया है ना, वन माइनस जाइए जाई भी। यही है इसका फॉर्मूला याद रखना, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू पी नोट ए माइनस पी ए अपॉन पी नोट ए इज इक्वल टू जाई बी, इज इक्वल टू बच्चे जाई बी, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। जाई बी क्या है बच्चे, ये है आपका मोल फ्रैक्शन, यानी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है बच्चे। यानी समझ में आ रहा है क्या, ये किस पे डिपेंड कर रहा है बच्चे, ओनली और ओनली मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड कर रहा है, यानी ओनली और ओनली मोल फ्रैक्शन ऑफ, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी पे डिपेंड कर रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी पे डिपेंड कर रहा है बच्चे। अगर मैं बात करूं, है ना, इस तरह प्रूफ करके दिखाओ कैसे हुआ बच्चे, यहाँ देखो, मान लो कि हमने क्या किया, एक कंटेनर मैंने लिया और इस कंटेनर में बच्चे दो कंटेनर ले लो, दो कंटेनर ले लो, है ना, दो अलग अलग सॉल्यूट के लिए मैं कंपेयर करके दिखाऊंगा। इसमें ले लिया मैंने 10 मोल पानी, इसमें भी ले लो सर 10 मोल पानी। अब बच्चे इसमें आप, इसमें कुछ ऐड कर दो, मान लो कि आप ऐड कर रहे हो 1 मोल ऑफ यूरिया, 1 मोल ऑफ यूरिया, यूरिया ऐड क्यों यहाँ पे, इसमें कोई अदर चीज यूज कर लो, याद रखना नॉन वोलेटाइल एयर यूज करना है, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज। तो बच्चे अगर हम बोल रहे हैं इस सॉल्यूएंट था, इसमें अपन सॉल्यूट ऐड किए, सॉल्वेंट था इसमें सॉल्यूट ऐड किए, तो यहाँ पे अगर देखोगे, इसका अगर मोल फ्रैक्शन निकालते हो, मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया, दैट मीन्स की नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ H2। इसका अगर निकालोगे यहाँ पे नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लूकोज अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लूकोज प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर। यहाँ देख लो बच्चे, अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया निकालते हो तो ये क्या आएगा, यूरिया का मोल है 1 अपॉन नीचे कितना आ जाएगा, यूरिया है आपका 1 और टोटल मोल है पानी का 10, तो 1/, कितना आ गया बच्चे, 1/11 आ गया, ठीक है। तो यानी यहाँ पे अगर क्वेश्चन में रखना होगा तो नंबर ऑफ मोल ऑफ बी की जगह पे क्या रख देंगे, 1/11 रख देंगे, कब, जब यूरिया था, कब, जब यूरिया था। अब सर हमने देखते हैं कि शायद ग्लूकोज लेने पर चेंज हो गया क्या, अभी भी निकाल के देखोगे बच्चे, अभी भी अगर निकाल के देखते हो आप, है ना, तो ये हो जाएगा आपका नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लूकोज, कितना डालो भैया 1। देखो सेम अमाउंट ऑफ ग्लूकोज डालना है क्योंकि फॉर्मूला में ही बोला, डेफिनेशन में है ना, ये अमाउंट ऑफ सोल्यूट क्या इस पर डिपेंड करता है, सेम रख के देख रहे हैं भाई, डिपेंड कर रहा है क्या कुछ, नेचर कुछ कर रहा है क्या डिपेंड, देख लो। तो ग्लूकोज का 1 मोल, ग्लूकोज का 1 मोल प्लस वाटर का 10 मोल, कितना हो गया बच्चों 1/11, इसका भी हो गया। मतलब अगर आप ग्लूकोज लेते हो, अगर आप ग्लूकोज लेते हो वो भी 1/11 ही आएगा, कब, जब ग्लूकोज लेते हो। तो कोई भी बच्चे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हो, अगर सेम अमाउंट में ले रहे हो तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पे ही डिपेंड कर रहा है बच्चे। अब क्या करो आप, 1 मोल को चेंज कर दो, अब नंबर देखना है अगर आपको तो 1 मोल को चेंज करके आप बच्चे यहाँ पे अब आप ले लो, मान लो 2 मोल ऐड कर रहे हो, क्या ऐड कर रहे हो बच्चे, 2 मोल यूरिया ऐड कर रहे हो, इसमें भी क्या ऐड कर रहे हैं बच्चे, 2 मोल ग्लूकोज ऐड कर रहे हो, तो फॉर्मूला में क्या आ जाएगा बच्चे, यहाँ पे ऊपर 2 आ जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 10 और 2
12 हो जाएगा, तो कट जाएगा बच्चे 1/6 आ जाएगा। इसमें भी देखोगे तो ऊपर नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लूकोज कितना 2 ले लिए, ऊपर कितना नीचे कितना 2 + 10 कितना हो जाएगा, ऊपर 2 और नीचे में 12 कितना हो जाएगा, ये कट के 1/6 हो जाएगा। तो जैसे जैसे हम वो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट चेंज करते हैं बच्चे, तो हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी चेंज हो रहा है, जिसका नाम है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब बताइए बच्चे, क्या आपको ये याद रहेगा? बताइए बच्चे, क्या आपको ये याद रहेगा? बताइए। क्लियर है? एनी डाउट? बच्चे अगर आपको ये सारे नोट्स चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में जाओ, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा टेलीग्राम नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल का नाम, उस पर क्लिक करो, बायोटेक वाला चैनल का लिंक डाला हुआ है, आप लोग ज्वाइन हो जाओ। वहां पे मैं सारा नोट्स, जेई का नोट्स, जेई का पीपीटी, जेई का डीपीपी, बोर्ड का पीवाईक्यू क्वेश्चन, जेईई का पेपर, जेईई का पीवाईक्यू क्वेश्चन, हर चीज मेरा वहां पे अपलोड किया हुआ है। मैं वहीं पे डेली अपडेट करते रहता हूँ अपना नोट्स वगैरह, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है बच्चों। ठीक है? और अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना बच्चों आप, है ना। चलिए अपन बढ़ते हैं, इसका कुछ क्वेश्चन करते हैं बच्चे। जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे तब तक मजा नहीं आने वाला है। चलिए, तो क्वेश्चन है बच्चे, द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस, वेपर प्रेशर दिया हुआ है 20 डिग्री सेल्सियस पे पानी का 17.54 mmHg। 20 ग्राम उसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट आप जब डिजोल्व करते हो 100 ग्राम ऑफ वाटर में, कितने में 100 ग्राम ऑफ वाटर में, तो पूछ रहा है कि वेपर प्रेशर लोअर्ड हो गया कितना 0.3 mmHg लोअर्ड हो गया। तो पूछ रहा है जो सब्सटेंस ऐड किया उसका मोलिकुलर वेट कितना था। देखने में लग रहा है बच्चों खतरनाक, और मैं बोल दूं क्वेश्चन आपका जेईई में पूछा हुआ सवाल है बच्चे। एक क्वेश्चन आपका जेईई में आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं बच्चे इस क्वेश्चन को। ट्राई करो जरा बच्चे, कैसे होगा सॉल्व, क्या फॉर्मूला लगेगा बच्चे, है ना। ट्राई करो जरा, क्या क्या दिया है गिवन, लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो। वेपर प्रेशर दिया है भाई पानी का, तो पानी का वेपर प्रेशर यानी पी नोट प्योर फॉर्म में H2O कितना दिया है बच्चे, हाँ 17.54 mmHg। अब बच्चे हमें जो भी निकालना होगा ठीक है निकल जाएगा, पहले फॉर्मूला लगा दो ना जो आपको पता है। फॉर्मूला क्या पता है कि जो स्टार्टिंग में था पी नोट, ऐसे याद करो फॉर्मूले को, पी जो स्टार्टिंग में था उससे लोअर की यानी बाद वाला सॉल्यूशन वाला, उसको रिलेट कर देंगे किससे, स्टार्टिंग वाले से, पी नोट ए से, इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी आने वाला है, बी यानी बोले जाए तो सॉल्यूशन आने वाला है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी आने वाला है। अब बचे यहाँ पे पी नोट ए की जगह पे पी नोट ऑफ वाटर है, पी ए की जगह पे पी ऑफ वाटर रहेगा। ठीक है, नीचे में पी नोट ऑफ वाटर रहेगा, एक वाटर के वाटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखोगे पी नोट ए माइनस पी ए जो लोअर्ड हुआ है, लोअर्ड दिया है कितना 0.30, कितना लोअर्ड हो गया बच्चे 0.30, यानी ये जो वैल्यू है ना पी नोट ए माइनस पी ए कितना दिया है 0.30, रख लीजिए बच्चे 0.30 अपॉन पी नोट ए दिया हुआ है, मुझे पता है पी नोट ए कितना है भाई 17.54, ये तो सब पता है। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ बी, नंबर ऑफ मोल ऑफ बी, बी यानी कि सॉल्यूट, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ, किस में डाल रहे हो वाटर में डाल रहे हो तो वाटर। चलिए आगे सॉल्व करते हैं बच्चे, है ना। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दो, है ना, तो ये लिख लो आप बच्चे सेम टू सेम 0.30, 0.30 अपॉन 17.54 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ बी क्या होता है, गिवन मास अपन मोलिकुलर मास। गिवन मास कितना दिया है बच्चे 20 ग्राम डाला जा रहा है, तो कितना लेंगे अपन बच्चे 20,
20 डाला जा रहा है, लेकिन मोलिकुलर मास नहीं पता, वही तो निकालना है। मान लिया हमने x अपॉन, अब बच्चे ध्यान दो, ये मैंने बोला कि जो होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए होता है। किसके लिए होता है? ये अपन पढ़ रहे हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। तो आप यहाँ पे अप्रोक्स वैल्यू ले सकते हो। इसको डाइल्यूट सॉल्यूशन नंबर ऑफ मोल ऑफ बी क्या रहेगा? बहुत 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 कम रहने वाला है। यानी अगर ये ओवरऑल सम देखोगे, अगर नंबर ऑफ मोल ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर अप्रोक्स किसके बराबर जाने वाला है? नंबर ऑफ मोल ऑफ पानी के बराबर जाने वाला। आप यहाँ पूरा भी लिख सकते थे, दोनों को सम करके एक्यूरेट आंसर आएगा। हमने यहाँ एक्यूरेट अप्रोक्स मान के चलेंगे तो अप्रोक्स आंसर आएगा, है ना। इतना चलता है बच्चे, क्योंकि ये डाइल्यूट सॉल्यूशन नहीं होता है वेपर प्रेशर, पता ही है आपको। ऑस्मोटिक क्या है पढ़ रहे हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, है ना। तो यहाँ पे पानी का बस ले लो ना, नंबर ऑफ मोल ऑफ पानी का गिवन मास कितना है बच्चे? है ना, गिवन मास से बच्चे आपका 100, और पानी का मोलर मास कितना होता है बच्चे? H2O 2 + 16 कितना? 18। अब इसको आपको सॉल्व करना है। इसको क्या करना है बच्चे? सॉल्व करना है। तो 0.30 0. आगे कंटिन्यू करो, मैं अपना फोटो हटा रहा हूँ। 0.30 अपॉन क्या आ जाएगा? 17.54 इज इक्वल टू, इसको ऐसे कर दो 20/x, ये चल जाएगा, ये आपका 18 ऊपर और 100 आ जाएगा नीचे। अब ये सिंपल सा फंडा है बच्चे, यहाँ पे ये 0 से 0 गया, 2 से 2 बचे 10 गया, 5 बार में गया बच्चे। अब 5 बार में चला गया बच्चे यहाँ पे, है ना। अगर यहाँ ध्यान दो तो 5 को मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई 5 को 0.3 से, तो कितना आएगा? 1.5x आएगा, इज इक्वल टू, है ना, ये यहाँ नीचे कितना है? 5x ऊपर 0.3 से मल्टीप्लाई किया 0.1.5 मिल गया। इसको मल्टीप्लाई कर दो कितना? 18 इंटू आने वाला है 17.54 इंटू 18। अगर बच्चे मैं बोलूँ यहाँ x इज इक्वल टू, यहाँ तक नोट कर लिए, मैं आगे बढ़ रहा हूँ बच्चे नेक्स्ट स्लाइड में। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। तो यहाँ पे बच्चे आप नोट डाउन कर सकते हो कि x इज इक्वल टू हो जाएगा, कितना था? 17.54 था इंटू 18 था, अपॉन में आ जाएगा नीचे 1.5 आ जाएगा बच्चे। अब आपको कट करना है, तो आप क्या करो, देखो नॉर्मल सॉल्व कर सकते हो, हम इजीली भी सॉल्व कर सकते हैं ना। यहाँ से उसको कट कर दो भाई, 3 6 18, है ना। और इसको यहाँ क्या करो, पॉइंट उड़ा दो, तो ऊपर क्या आ जाएगा कि 10 आ जाएगा, ए उड़ेगा तो नीचे क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। तो 3 6 18, 3 बचे 15, 5 आ गया बच्चे। अब 5 से 170, ये है ना, 1754 कट कर दो। तब क्या करने वाले हम लोग, ये 5 है ना, कट कर दो, कितना आएगा? 5 3 15, 2 17 25, 5 5 जा, 4 बच गया, 4 बच गया, है ना। 35.8 समथिंग में आने वाला है। इसको मल्टीप्लाई करो 6 से, और ये आ जाएगा 0 0 कट जाएगा, 1 0 ऊपर जाएगा, तो बच्चे आपका फाइनली आंसर आएगा 210.4। कितना आ रहा है बच्चे? आप लोग सॉल्व करो जरा। 210.4 का समथिंग आएगा, अगर अप्रोक्स वैल्यू लिया हम लोग। अगर ऑप्शन में देखोगे यहाँ पे, तो इसका आंसर जो दिया था आप वैसे आपको 210.2 दिया है, 210.4 आएगा। हम लोग 4 क्यों आया बच्चे? यहाँ पे सॉल्व करना है इसको, है ना। ठीक है, मल्टीप्लाई तो आता है ना जी, सॉल्व करोगे 210.4 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, 210.4 आ जाएगा आपका आंसर। तो बच्चे यहाँ पे अपन क्या सीखे कि फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का। अपन बच्चे अब आगे बढ़ते हैं सेकेंड टॉपिक की ओर, सेकेंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसका नाम है बच्चे
एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखो इसमें एक टर्म लिख रहा होगा बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। चलिए बताइए फटाफट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। अब बोलोगे सारे बच्चों वाला सवाल मत पूछो हमसे है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है पूछ रहे हो, पागल पागल हो। बॉइलिंग पॉइंट हम लोग 9th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, 7th क्लास से ही पढ़ते जा रहे हैं कि जिस टेम्परेचर पे कोई भी सॉल्वेंट बॉयल होता है उसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। टीचर ने तुम्हें कंटाप लगाएगा, समझे। 12th में आ गए हो, बच्चों वाली हरकतें कर रहे हो। बॉइलिंग पॉइंट वो बिल्कुल नहीं होगा, बॉइलिंग पॉइंट को बिल्कुल नहीं होने वाला है बच्चे, है ना। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बच्चे यहाँ पे अगर देखा जाए, है ना, तो आप लोग लिख सकते हो इट इज द टेम्परेचर। बॉइलिंग पॉइंट मैं लिख पा रहा हूं आपको, बॉइलिंग पॉइंट लिख लीजिए बच्चे। देखो पहले समझ समझ लो कि कोई भी लिक्विड है, कोई भी मेरे पास लिक्विड है। अब इस लिक्विड में, अब इस लिक्विड में आप जब इसको हीट करते हो ना, जब आप इसको हीट करते हो यहां से, तो वेपर बनाता है। क्या बनाएगा, वेपर बनाएगा, है ना, वेपर बनाएगा। ठीक है, ऊपर से कौन सा प्रेशर लग रहा है बच्चे, इसका नाम दो दो वेपर प्रेशर, इसका नाम दे दो बच्चे वेपर प्रेशर। ऊपर से जो प्रेशर लग रहा है उसको क्या बोलते हैं, उसका नाम होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये फॉर्मूला है, जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, उस टेम्परेचर को बोला जाता है आपका बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोला जाता है बच्चों, उसको बॉइलिंग पॉइंट बोला जाता है। समझ में आया। जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर, किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, उस टेम्परेचर को बोलते हैं अपन बॉइलिंग पॉइंट। अब देखिए बच्चे यहाँ पे, याद होगा मम्मी जब दूध गर्म करती है तो स्टार्टिंग में दूध जब ठंडा होता है, स्टार्टिंग किया वो चढ़ाना, तो दूध बाहर नहीं उबलता, बाहर नहीं फेंकता है, क्योंकि ऊपर से प्रेशर भी जो लग रहा है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है। अपने पास वेपर अभी बना ही नहीं है, वेपर प्रेशर कम है। आफ्टर सम टाइम हमारा वेपर बनना स्टार्ट हुआ, वेपर प्रेशर बढ़ते गया, बढ़ते बिगड़ते गया, बढ़ते गया। एक टाइम ऐसा आएगा कि ऊपर वाले प्रेशर नीचे वाले प्रेशर बराबर हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। तो कितना पे होता है, पानी अगर लोगे तो 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी ऐसे ऐसे बॉयल होने लगेगा, पूरा पानी बॉयल होगा ना, बल्कि फेनोमेनन होता है बॉइलिंग पॉइंट। अब क्या हुआ बच्चे, हमने तो गैस बंद किया ही नहीं, तो अब हमारा वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, हमारा वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। ऊपर का प्रेशर तो कांस्टेंट है, अब नीचे वाला प्रेशर बढ़ते जा रहा है, तो दूध कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, बर्तन से नीचे गिर जाएगा। समझे, उसको बोलते हैं दूध दूध ही आ गया भाई। तो वहां क्या करते हैं बच्चे, फूंक मारते हैं, हवा देते हैं, थोड़ा सा पानी लेके ऐसे डालते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, नीचे वाले का वेपर प्रेशर टेम्परेचर कम हो जाएगा, नीचे वाले का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। अगर कोई फूंक मार रहा है ऊपर से, यानी कि ऊपर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उसको बढ़ा दिया गया। बुझ रहे हो, ये होता है बच्चे बॉइलिंग पॉइंट। अब चाहो तो लिख सकते हो, लिखो कि इट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर, इट इज द टेम्परेचर एट विच, है ना, इट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल टू, किसके बराबर हो जाएगा बच्चे, बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है बच्चे, 760 mm ऑफ एच जी, 760 ऑफ एच जी, वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है ना, इतना होता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को, ये होता है बच्चे। अब चलिए अपन पढ़ते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो देखो यहाँ अपने बनाएंगे बच्चे ग्राफ। क्या बनाने वाले हैं अपन, ग्राफ, है ना। ग्राफ आपको मैं समझाऊं तो नेक्स्ट स्लाइड में आ जाओ, इधर पढ़ते हैं ग्राफ के बारे में। देखो
इधर है आपका ऊपर वेपर प्रेशर, इधर है आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर, अब किसी टेम्परेचर पे हमारा जो सॉल्वेंट था उसका कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा। कितना है बच्चे यहाँ पे, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं उसका वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा, ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो जिस टेम्परेचर पे ये हमारा है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कितना है, ये है आपका 1 atm। तो जिस टेम्परेचर पे उसको कट किया, ये उसको कट किया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, और जिस टेम्परेचर पे उसको कट किया उसी टेम्परेचर को हम लोग बोलेंगे इसका बॉइलिंग पॉइंट है। तो इसको मान लिया बच्चा हमने टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग इनिशियल, इसको है ना, इसको क्या माना बच्चे हम लोगों ने, इस वाले पॉइंट को माना हमने टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग इनिशियल। अब इसमें अगर आप कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हो तो वेपर प्रेशर सीधी से बात है गिरेगा, डाउन होगा। तो आंसर तो पहला चीज का मिल गया आपको कि अगर कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आपको अगर ऐड किया जाता है किसी भी सॉल्वेंट में तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है बच्चों। क्या होता है, बढ़ जाता है। कैसे बढ़ता है देखो, अब इसे वेपर प्रेशर कम हुआ तो हर पॉइंट पे कम हो गया, हर पॉइंट पे ऐसे 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 क्या हो गया बच्चे, कम हो गया। हर पॉइंट पे क्या हुआ, इसका इसका वेपर प्रेशर, इसका वेपर प्रेशर अब कम हो गया। तो अब जो इसको ऐसे जाता था अब एक ग्राफ ए वाला फॉलो करेगा, आफ्टर सॉल्यूशन बनने के बाद ए वाला ग्राफ आपको फॉलो करने को मिलेगा। तो इस टेम्परेचर पे अगर आप देखते हैं, जिस टेम्परेचर पे इसको टच किया है 1 atm को, उस टेम्परेचर को बोला जाएगा बच्चे, उस टेम्परेचर को बोला जाएगा क्या, टेम्परेचर ऑफ फाइनल, टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग, बॉइलिंग है ना, फाइनल, फाइनल। तो बच्चे कितना बढ़ा, मान लो स्टार्टिंग में था 100 डिग्री सेल्सियस, अब हो गया 110 डिग्री सेल्सियस, कितना बढ़ा तो 10 डिग्री सेल्सियस, वही 10 डिग्री सेल्सियस कहलाता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। यानी जो यहां से लेके यहां तक जो डिफरेंस है ना, इसको बोलते हैं डेल्टा टीबी, यानी इसी का नाम है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं बच्चों। अगर आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अमाउंट बढ़ाते हो तो आपका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। और अगर आप नॉन वोलेटाइल है ना, जितना ज्यादा बढ़ाओगे बॉइलिंग पॉइंट उसी पे डिपेंड करेगा बच्चे। ठीक है, अब जो होता है ये, अगर मैं बोलूं कि ये अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड कर रहा है ना, तो बच्चे हम बोल सकते हैं कि डेल्टा टीबी जो होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया बच्चे मोलालिटी का। इसको याद रखना हमेशा, मोलालिटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब जब भी जानते हैं कि हम अगर कोई प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं बच्चे तो कांस्टेंट आता है, तो डेल्टा टीबी बराबर एक कांस्टेंट आएगा कि बॉइलिंग पॉइंट पड़ रहा है तो बी लगा देंगे, इनटू मोलालिटी का एम लगा देंगे, और ये फार्मूला आपको एकदम रट जाना है, ये फार्मूला आपको रट जाना है। जैसे बच्चे आप बचपन में रटते थे ना, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला, है ना, मैथ्स में रट रहे होगे 10th क्लास में, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, उसका फार्मूला सेम उसी तरह बच्चे आपको रटना पड़ेगा कुछ कुछ चीजें, है ना। फिजिकल केमिस्ट्री में कुछ कुछ फार्मूला होते हैं जिन पर डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं बच्चे, ये फार्मूला आपको रट लाना है। अभी मैं पढ़ाऊंगा अगले क्लास में वेंटो फैक्टर के बारे में, तो वहां पे एक फार्मूला मॉडिफाई हो जाएगा, इसमें आयोटा से मल्टीप्लाई किया जाएगा, समझ रहे हो। इसमें आयोटा से कब अप्लाई करते हैं वो सब पढ़ेंगे अपन अगले क्लास में, लास्ट क्लास रहेगा बच्चों हमारा वो। अपन चलिए डिस्कस करते हैं अभी और
तो केबी जो होता है ना, ये सॉल्वेंट, हर सॉल्वेंट का अपना अपना होता है अलग अलग। केबी का जो नाम दिया जाता है, इसका नाम होता है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। इसका नाम क्या होता है बच्चे? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। केबी का जो नाम है, इसका नाम होता है मोलर, MOLAL एलिवेशन कांस्टेंट बोलते हैं बच्चे। या फिर इबलियोस्कोपिक, या फिर इसका दूसरा नाम है EBULL, इबलियोस्कोपिक कांस्टेंट। कोई भी दिया हो सकता है बच्चे एग्जाम में, है ना? तो आप लोग समझा के भी दिया हुआ है। और ये डेल्टा टीवी क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और एम क्या है बच्चे यहाँ पे? मोलालिटी। ठीक है, एम क्या है? मोलालिटी। अब ए कांस्टेंट जो होता है ना, ये जो होता है सॉल्वेंट स्पेसिफिक होता है। ये जो होता है आपका सॉल्वेंट स्पेसिफिक, जैसा जैसा सॉल्वेंट, हर सॉल्वेंट का अपना अपना अलग अलग एक कांस्टेंट पाया जाता है। उम्मीद करते हैं बच्चा आपको समझ में आया होगा। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं इस टॉपिक पे रिलेटेड। चलिए ट्राई कीजिए करने का। द मोलर रिलेशन कांस्टेंट दिया हुआ है। मोलर फॉर वाटर निकालना है आपको। 0.56 डिग्री सेल्सियस पर केजी ऑफ वाटर। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पॉइंट ग्राम ऑफ यूरिया। यूरिया देखो अच्छा दिया हुआ है। यूरिया मोलालिटी में काम आएगा निकालने के लिए। यूरिया, यूरिया पता है क्या होता है? NH2 C डबल बॉन्ड O NH2। ये सब पता होना चाहिए आपको, है ना? यूरिया होता है इसका। चलिए सॉल्व कीजिए, ट्राई कीजिए, है ना? ध्यान दो इधर क्या क्या गिवन दिया है, बच्चे लिख लेते हैं। तो देखो गिवन दिया हुआ है केबी कितना दिया हुआ है? 0.56। केबी दिया है बच्चे 0.56, है ना? 0.56। फॉर्मूला क्या पढ़े हो बच्चे? डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू मोलालिटी। अब डेल्टा टीबी इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चे यहाँ पे केबी कितना है? 0.56 इंटू मोलालिटी। मुझे अभी नहीं पता तो इधर निकाल लेते हैं ना मोलालिटी। समझ में आ रहा है? इधर क्या करते हैं अपन, निकाल लेते हैं। तो मोलालिटी निकालने के लिए क्या होता है बच्चे? अमाउंट ऑफ मोल ऑफ, यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। याद रखना मोलालिटी का फॉर्मूला अलग होता है। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा वेट ऑफ क्या? वेट ऑफ सॉल्वेंट। किस में लेना है बच्चे? अगर आप ग्राम में लेते हो इसको आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया कितना मोल डाला गया था बच्चे? गया दिया है गिवन 6 मोल। नंबर ऑफ मोल होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब NH2CO, NH2CO का मास निकाल लो। NH2 कितना हो जाएगा? N का होता है 14, H2 यानी 2 हो जाएगा 16, ये हो गया 16, ये भी हो जाएगा 16, 16 16 32, कार्बन का 16, कार्बन का भी होता है 16, तो 16 16 16 कितना हो जाएगा? 48, 48, और कार्बन का हो गया 12, कितना हो गया बच्चे? 48 और 12 60 आ गया, है ना मास? तो 6 अपॉन 60 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट यानी पानी। कितना वजन दिया है? देखो गिवन दिया 200, 200 इंटू क्या करना पड़ेगा? 1000 करना पड़ेगा। सॉल्व कर लो बच्चे, 2 जीरो से 2 जीरो गया, है ना? ये हो जाएगा आपका, है ना? ये से ये 60 भी नीचे आ जाएगा, ये भी जाएगा, तो आ जाएगा 6/12, यानी कि 1/2, यानी 0.5 आने वाला, 0.5 आने वाला है। ठीक है, 0.5 आने वाला है। तो यहाँ लिख लो मोलालिटी की जगह पे 0.5, 0.5।
आपको दिखा बच्चे ये सारी चीजें, है ना? मैंने कैसे किया बच्चे, यहाँ पे देख लो, है ना? अब आगे आपका यहाँ पे 0.5 रखोगे तो डेल्टा टीबी क्या मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, ये पे 30, ये आपका आ जाएगा 0.28 आ गया। कितना आ गया बच्चे, 0.28। तो अगर आप बच्चे मोलालिटी देखते हो, अगर बच्चे आप मोलालिटी देखते हो, डिप्रेशन क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो कितना बढ़ गया, है ना? इतना बढ़ा है, इतना बढ़ा है। अगर आपको बॉइलिंग पॉइंट निकालना है ना जी, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, उसमें जोड़ दो। किसमें जोड़ोगे, 100 में जोड़ दो। वाटर का कितना होता है, 100 होता है। तो अगर बात की जाए बॉइलिंग पॉइंट, ये तो एलिवेशन है, बॉइलिंग इतना बढ़ा है, कितना बड़ा है, तो 100 में ऐड करना पड़ेगा। तो 100 प्लस 0.28 कितना आ जाएगा बच्चे, 100.28 डिग्री सेंटीग्रेड आंसर आ जाएगा। यहाँ दिख रहा है ऑप्शन 100.28, देखो बी दिख रहा होगा, 100.28, है ना? तो बहुत आसान सा तरीका कैसे सॉल्व करना है आपको समझ में आ रहा होगा कि गिवन दिया है, हमने फॉर्मूला लगाया बस डेल्टा टीवी का, यहाँ पे फॉर्मूला लगाया डेल्टा टीवी का। मुझे मोलालिटी नहीं पता था, लेकिन मोलालिटी निकालने का मुझे पता था, आइडिया है इधर। मोलालिटी निकाला, सॉल्व किया, आंसर आ गया। एक क्वेश्चन और है बच्चे, सॉल्व कीजिए। द केबी फॉर वाटर इज, इतना दिया हुआ है केजी 101 शुगर रिजॉल्व, तो सेम टू सेम क्वेश्चन है बच्चे, सेम टू सेम क्वेश्चन आ रहा है बच्चे, है ना? देखो केबी दिया हुआ है यहाँ, केबी दिया हुआ है 0.513। अब लगा दोगे डेल्टा टीबी बराबर लगा दोगे केबी इंटू मोलालिटी लगा दोगे, तो डेल्टा टीबी बराबर केबी कितना हो गया, 0.51 इंटू मोलालिटी मुझे नहीं पता है। तो मोलालिटी कैसे नहीं पता है, क्या होता है फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कितना है, 0.1 है, 0 पॉइंट कितना है, 1 है, तो रख दो डायरेक्ट। हाँ बच्चा, 0.1 अपॉन वजन ऑफ सॉल्वेंट, वजन कितना दिया है, 200 दिया है, कितना हो जाएगा 200 ग्राम में है सर, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 जीरो से, 2 जीरो जाएगा सर, ये जो पॉइंट उड़ेगा एक और जीरो आ जाएगा, उससे भी एज भी चला गया। तो बच्चे यहाँ आ जाएगा डेल्टा टीवी इज इक्वल टू, इसको 1 से मल्टीप्लाई को कितना आएगा, 0.513 ही आने वाला, 0.513 ही आने वाला है। अच्छा अच्छा, ये बोलना चाह रहे हो दो भी है ना, हम्म, दो भी तो है, तो दो से डिवाइड होगा ना बच्चे, तो 0.53/2 कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा आपका 0.256, कितना आने वाला है। अगर बात की जाए बॉइलिंग पॉइंट का, आएगा ना जी, 2 से काटो ना, 2 से जाएगा 0.2 टू जा 4 5, ये आ जाएगा 1 11 2 5 जा 10, 1 2 छक 12 5, है ना? आगे जाने वाला है ऐसे 2565, तो बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा बच्चे, पहले 100 था प्लस 0.2565, तीन डिजिट तक दिया है तो हम 6 तक लिखेंगे, आगे भी लिख सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा बच्चे 100.0256, 100 पॉइंट है, 100.256 है ना, 0 अरे भाई सम करोगे तो 100.256 आएगा ना, है ना? आगे 0.256, तो 100 प्लस 0.256 करोगे, कितना करना है भैया, 0.256, तो कितना आएगा, 100 पॉइंट के बाद 256 से है ना भाई, 256 है ना डिग्री सेल्सियस, आ गया सी आंसर। बोलो टफ था क्या, एक क्वेश्चन बताओ, आपका नीट में पूछा गया है ना?
14 16 समथिंग पूछा गया था। बताइए बच्चे, टफ है? कितना आसान टॉपिक है ना? बहुत आसान टॉपिक है बच्चे। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, थर्ड, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में थर्ड आने वाला है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बच्चों फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है बच्चों? फ्रीजिंग पॉइंट फिर से यही बोलोगे आप कि सर ऐसा टेम्परेचर जिसमें कोई भी लिक्विड फ्रीज हो जाता है उसको बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। बच्चों ऐसा नहीं होता है। फ्रीजिंग पॉइंट बच्चों समझो पहले क्या होता है फ्रीजिंग पॉइंट, है ना? अगर मैं बात करूं फ्रीजिंग पॉइंट का, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड लिख लो। फ्रीजिंग पॉइंट लिख लो बच्चों, फिर मैं समझाता हूँ। लिखो, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ liquid is temperature at which is temperature at which vapor pressure of liquid solvent, vapor pressure of liquid solvent becomes equal to vapor pressure of solid solvent of solid solvent। इसका मतलब ये हुआ बच्चा कि अगर मेरे पास कोई भी लिक्विड का वेपर प्रेशर, मान लो अभी यहाँ पे कोई टेम्परेचर है, मान लो रूम टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, तो इसका वेपर प्रेशर जो है, जैसे जो फ्रीजिंग पॉइंट कर रहे हो ना, तो फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होता है, टेम्परेचर कम करते हैं। तो जैसे जैसे टेम्परेचर आप कम करोगे, इसका इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, ऐसे ऐसे कम होगा। तो ये आपका है किसका, ये आपका है प्योर सॉल्वेंट का, तो जो भी इन लिक्विड स्टेट, तो इसी सॉल्वेंट का इन सॉलिड स्टेट में वेपर प्रेशर अचानक डाउन होता है। अचानक ऐसे डाउन होगा, समझ में आ रहा है बच्चों? अचानक डाउन होगा। तो ए जो है, ये सॉलिड स्टेट का है, सॉलिड सॉल्वेंट बोलते हैं इसको, है ना? ये लिक्विड सॉल्वेंट जो है, जिस टेम्परेचर पे इसको कट करेगा, इसको टच करेगा, उस टेम्परेचर को ही क्या बोलते हैं बच्चे? फ्रीजिंग पॉइंट, टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग। समझ में आया फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? तो जिस टेम्परेचर पे प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर उसी लिक्विड का सॉलिड स्टेट में वेपर प्रेशर को जिस टेम्परेचर पर टच करता है उसको क्या बोलते हैं बच्चे? फ्रीजिंग पॉइंट बोला जाता है। चलिए अपन अब बढ़ते हैं टॉपिक की ओर, जिसका नाम है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो बच्चे यहाँ देखो, ग्राफ के माध्यम से मैं समझाता हूँ ये टॉपिक कि आपके पास क्या है कि इधर है बच्चे आपके पास टेम्परेचर, और इधर है बच्चे आपके पास वेपर प्रेशर। अब मैंने कोई टेम्परेचर ले लिया, मान लो रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, तो उस समय पे कुछ ना कुछ प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर रहा होगा, इतना रहा होगा, मान लो जितना भी रहा होगा, हमको उससे मतलब नहीं है। अब जैसे जैसे आप ठंडा करोगे, फ्रीज करोगे, वैसे वैसे उसका वेपर प्रेशर कम होगा, वैसे वैसे उसका वेपर प्रेशर बच्चे ऐसे 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 होते होते कम जाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे? यहाँ पे क्या हुआ सर जी? ये वेपर प्रेशर बच्चे यहाँ पे ऐसे ऐसे गया। अब ये जो वेपर प्रेशर किसका बना है बच्चे? लिक्विड सॉल्वेंट का है। किसका है? लिक्विड सॉल्वेंट का। अगर मैं बात करूँ किसका है, ये है आपका लिक्विड स्टेट में है, और वो भी सॉल्वेंट है। अब इसी का सॉलिड स्टेट में वेपर प्रेशर कुछ यूं आया होगा। तो यहाँ ध्यान दो, इसको मैं ऐसे बनाता हूँ। तो जिस टेम्परेचर पे बच्चा इसको कट किया, इसको जगह नहीं है इसलिए और थोड़ा इधर बनाता हूँ मैं। तो देखो जिस ध्यान दो,
ये जो वेपर प्रेशर है बच्चे, ये है आपका सॉलिड सॉल्वेंट का। वेपर प्रेशर अचानक कम होता है, डायरेक्टली कम होता है ना, थोड़ा सा टेम्परेचर कम करोगे डायरेक्टली कम होगा सॉलिड। तो ये प्योर लिक्विड सॉल्वेंट जिस पे कट किया उसको मैंने बोल दिया कि ये जो टेम्परेचर है इसको बोल दिया मैंने टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग इनिशियल। अब बच्चे इसमें कोई आप सॉल्यूट अगर मिलाते हो, इसमें अगर कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हो तो वेपर प्रेशर कम होगा, तो नीचे आके क्या हो गया, वेपर प्रेशर कम हो गया। अब हर पॉइंट पे कम हो जाएगा तो वेपर प्रेशर जो ऐसे जाना चाहिए था, अब इस टेम्परेचर पे नहीं कट किया, इसको अब आगे जाके से टच कर रहा है बच्चे, कट कर रहा है, इसको अब आगे जाके कट कर रहा है। इस टेम्परेचर का नाम मैं इधर लिख देता हूँ, ये था आपका टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग इनिशियल। अब इस टेम्परेचर पे कट किया बच्चों सॉलिड स्टेट वाले को, ये बन गया सॉल्यूशन का, ये किसका है, सॉल्यूशन का है, यानी इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने के बाद अब वेपर प्रेशर फ्रीजिंग पॉइंट को आगे जाकर टच कर रहा, जिस पे टच किया उस पॉइंट को हमने बोल दिया टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग फाइनल। तो बच्चों यहां से यहां तक जो गैप हुआ ना, इसी को बोलते हैं डेल्टा टी एफ। डेल्टा टी एफ का नाम है क्या, डिप्रेशन, क्योंकि कम हुआ है। पहले मान लो 0 डिग्री सेल्सियस था, अब जाके -5 पे जाके वो फ्रीज हो रहा। यानी बच्चे अगर आप पानी को अगर आप फ्रीज करते हो फ्रिज में 0 डिग्री सेल्सियस पे, अगर आप उसमें यूरिया मिला दो, ग्लूकोज मिला दो, तब 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज नहीं होगा, वो लेट से फ्रीज होगा। अगर सेम उल्टा काम करे, अगर इसमें वोलेटाइल मिला दोगे तो जल्दी फ्रीज हो जाता। जादूगर ही काम करता है बच्चे, वोलेटाइल सॉल्यूट मिला देगा, पानी दिखाएगा, वोलेटाइल सॉल्यूट मिला देगा, पूरा पूरा बन जाएगा आइस, आइस बन गया तुरंत, है ना, क्योंकि तुरंत फ्रीज हो गया, उसी रूम टेम्परेचर पे फ्रीज हो गया, क्योंकि उसमें क्या मिला दिया, वोलेटाइल मिला दिया बहुत ज्यादा। यहाँ देख सकते हो, इसको बोलते हैं क्या, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोला जाएगा। अब ये भी होगा बच्चों कि अब जितना ज्यादा आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हो उतना ज्यादा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी कम होगा। कम होगा मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप बात किया जाए ओनली डिप्रेशन का, तो डिप्रेशन बढ़ते जाएगा, यानी डिफरेंस बढ़ते जाएगा। अगर आप इसमें और मिलाते हो सॉल्यूट तो और नीचे आएगा, तो ये जाके अभी और आगे आगे जाके टच करेगा, यानी डिफरेंस और बढ़ गया। यानी जैसे जैसे आप अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बढ़ा रहे हो, कौन सा सॉल्यूट, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, जैसे जैसे आप बढ़ाओगे वैसे वैसे बच्चे डेल्टा टी एफ आपका बढ़ेगा, यानी फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा। डेल्टा टी एफ क्या होगा बच्चे, बढ़ेगा। यानी ये भी इसका फॉर्मूला अगर बोल सकते हैं हम कि डेल्टा टी एफ जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, मोलालिटी का। तो सर अगर कोसाइन हटाऊं डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आ जाएगा, तो कांस्टेंट आएगा के, क्योंकि फ्रीजिंग है तो फ्रीजिंग पॉइंट लगा देंगे, के एफ इंटू मोलालिटी का एम लगा देंगे। और बच्चा आपको ये भी फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। के एफ का नाम जो होता है, इसका नाम होता है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। या इसका दूसरा नाम होता है बच्चे क्रायोस्कोपिक, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भाई कहीं कहीं दिया जाता है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बोला जाता है। सर इसका न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं बच्चे, है ना, इसका न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं, चलो करो जरा, इसका न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं, पढ़ो इसको और करो। क्या क्या दिया है भाई, और करोगे। देखो आपको दिया हुआ है डेल्टा टी एफ, है ना, क्या बोले, इफ 15 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, इफ 15 ग्राम ऑफ सॉल्यूट 100 ग्राम ऑफ वाटर, 15 ग्राम ऑफ सॉल्यूट है, पानी का दिया है 100 ग्राम, सॉल्यूशन फ्रीजेज हो रहा है -1 पे, फ्रीजेज हो रहा है कितने पे, -1 पे, -1 पे हो रहा है, यानी बोल सकते हैं
डिफरेंस कितना हो गया, वाटर का होता है 0, -1 पे जाके फ्रीज हो रहा है, यानी कि डिफरेंस कितना हो गया, यानी डेल्टा टी एफ अगर निकालोगे तो डिफरेंस कितना है 1। 0 और -1 के बीच डिफरेंस कितना है, ये आपका एक 0 इधर के है -1, कितना डिफरेंस है बच्चों यहाँ 1 का डिफरेंस, तो 1 लिख रहे हैं, है ना। फॉर्मूला पढ़े हैं सर, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलालिटी। 30 ग्राम ऑफ अगर उसी का सेम सोल्यूट मिलाया गया 100 ग्राम वाटर में तो क्या होगा इस टाइम, वो पूछ रहा है। तो कुछ सिंपल से बता सकते थे कि 15 ग्राम मिलाया गया 100 ग्राम में तो -1 हुआ। अब 30 ग्राम मिलाया जाएगा 100 ग्राम में, डबल किया गया तो डिफरेंस भी डबल हो जाएगा, समझ में आ रहा, डिफरेंस भी क्या हो जाएगा बच्चे, डबल हो जाएगा। अभी -1 था तो अब -2 हो जाएगा, आंसर लगा दो, डायरेक्टली लगा दो, नीट में आया क्वेश्चन है, डायरेक्टली लगा दो, ठीक समझ में आ रहा, -2 आंसर हो गया बच्चे। बट अगर सॉल्व करना है मेथड से तो करो, टी एफ डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम, डेल्टा टी एफ कितना है 1 है, डेल्टा टी एफ कितना है 1 है, तो यहाँ कर सकते हो 1 इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलालिटी क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट कितना है भाई, कंपेयर कर लो दोनों को, सारे सारे, इसका पहले निकाल लो फिर उसका निकालो, तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना है बच्चे 15 है ना, 15 है। अब उसका मास मुझे नहीं पता क्या होगा तो x मान लो, ठीक है, अपॉन नीचे 100 कितना वजन दिया है सॉल्वेंट का, 100 दिया है, 100 ग्राम में तो क्या करोगे 1000 करोगे, क्या करोगे बच्चे इसको, थाउजेंड करोगे, यहाँ पे आपका एफ निकल जाएगा एक्स अपॉन 2 जीरो से 2 जीरो जाएगा, है ना, एक्स अपॉन कितना आ जाएगा बच्चे, ये तो आपका कितना है 15 ग्राम दिया है ना, 15 डहा 150, एक्स अपॉन 150। अब इसको डाल दो इस पे सेकेंड वाले पे, तो दिया हुआ है, इसका फॉर्मूला अगर वही लगाओगे तो डेल्टा टी एफ बराबर लगेगा के एफ इंटू मोलालिटी, डेल्टा टी एफ ही तो निकालना है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ कितना निकाले हैं एक्स अपॉन 150, रख दो, यहाँ रख दो एक्स अपॉन 150 इंटू मोलालिटी, तो मोलालिटी हो जाएगा भैया अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट 30 अपॉन एक्स, उसका मोलर मास, है ना, क्योंकि सेम सॉल्यूट डाला जा रहा है ना भाई, तो जिसका उसका मोलर मास होगा वहीं यहाँ भी उसका मोलर मास होगा, इंटू वेट ऑफ क्या सॉल्वेंट इंटू 1000। तो बच्चे यहाँ देखोगे 100 आ जाएगा नीचे, वही हो जाएगा, इसको सॉल्व करने आता है ना बच्चे आप लोगों को, सॉल्व करो बच्चे, तो 2 जीरो से 2 जीरो गया, एक्स से एक्स गया, 0 से 0 गया, 15 के दूना चला गया, तो डेल्टा टी एफ बराबर आया 2। अब कई बच्चे क्या करेंगे यही देखेंगे 2 आंसर लगा देंगे, बट ये हो जाएगा गलत, तो हमारा ये डिफरेंस है, ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आया, अगर आप निकालोगे फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू, तो 0 में से कम हुआ ना, तो कितना आएगा -2 डिग्री सेंटीग्रेड आने वाला है, कितना आने वाला है बच्चे -2 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए उम्मीद करते हैं बच्चे आपको समझ में आ गया होगा, नोट डाउन कर लिए होगे, है ना। चलो बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है आप लोगों को लेक्चर, कैसा लग रहा है बच्चों जरूर बताना बच्चों कमेंट करके, है ना। और मैं पूरा 12 सीरीज पढ़ाने वाला हूँ अपने छोटे से प्यारे से चैनल पे बच्चों, तो आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तब सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों को भी शेयर कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग पढ़ेंगे जेई क्लास पूरा केमिस्ट्री इस चैनल पे। चलिए बच्चे हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा बच्चे फोर्थ वन, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो बच्चे ऑस्मोटिक प्रेशर आया कहां से होगा, ऑस्मोसिस आया होगा, ऑस्मोसिस आप लोग क्लास 6 7 से ही पढ़ते आ रहे हो, ऑस्मोसिस 10th में पढ़ना था, ऑस्मोसिस 9th में पढ़ना था, ऑस्मोसिस सेल में। ऑस्मोसिस क्या होता है बच्चों, वाटर का कंसंट्रेशन हाइगर कंसंट्रेशन, तो
वैसे बोलूं अगर ऑस्मोसिस क्या होता है, कैसे बोलोगे? द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी पेरिमियल मेम्ब्रेन, क्या बोलते हैं उसको? ऑस्मोसिस बोला जाता है। समझ में आया? ये जो होता है ये अगर मैं बात करूं इसका ऑस्मोसिस का, कि बच्चों ऑस्मोसिस क्या होता है सर जी, पहले ये बता दो बच्चे। ऑस्मोसिस बच्चे ज्यादा कंसंट्रेशन पानी का कम कंसंट्रेशन को ट्रैवल होता है थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। तो लिख सकते हो द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ वाटर, क्या वाटर ही हमेशा रहेगा सर? नहीं, या फिर सॉल्वेंट कर दो, मॉलिक्यूल। कहां से भाई? तो फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू टू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। देखो अगर सेल की बात किया जाए तो सेल में तो बच्चा सेल मेम्ब्रेन ही सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है, क्योंकि उसमें फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर होता है। हम लोग अगर लैब में करें तो अलग से मेम्ब्रेन लगाना पड़ेगा बच्चे। तो यहाँ पे अगर ध्यान दो तो यहाँ पे जैसे बात करें, अगर हम मान लो ये मेरा एक कंटेनर है, यहाँ पे मैंने लगा दिया ऐसे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में बच्चा एक साइड में क्या लिया मैंने? प्योर वाटर। समझाने के लिए क्या लिया बच्चे इस टाइम में? इधर प्योर वाटर, और एक साइड में ले लिया मैंने बच्चों ग्लूकोज का सॉल्यूशन। किसका? ग्लूकोज का सॉल्यूशन। अब बच्चा बताओ कि सॉल्वेंट किधर ज्यादा है? इधर केवल अमाउंट सेम है दोनों साइड में, तो इधर केवल पानी है, उधर में ग्लूकोज भी ऐड है, मतलब इधर सॉल्यूशन है यानी पानी कम है। इधर पानी कम है, इधर में पानी ज्यादा है। अब ट्रेवल किधर होगा भाई? पानी ज्यादा से कम कियो, ज्यादा से कम कियो, ट्रेवल ऐसे 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 यहाँ पे होना लगेगा। अब इसको ये हो गया ना, ये है ना, ये होता है ऑस्मोसिस। वो क्या बोलते हैं बच्चे? ऑस्मोसिस। बात की जाए ऑस्मोटिक प्रेशर, इस ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो प्रेशर अप्लाई करेगा, जो इधर से प्रेशर लगाओगे, जो इधर से प्रेशर लगाओगे ना, इसी प्रेशर का नाम रहेगा ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर इज द प्रेशर विच इज, है ना, टू रिक्वायर्ड स्टॉप द प्रोसेस ऑफ द ऑस्मोसिस, दैट इज नोन एज द ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या था बच्चों ऑस्मोटिक प्रेशर? कैसा प्रेशर बच्चों? जिसमें अपन ऑस्मोसिस प्रेशर को रोकने के लिए जो प्रेशर लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर को बच्चा दिखाया जाता है किससे? पाई से डिनोट किया। किससे दिखाते हैं बच्चों? पाई से दिखाया जाता है। ठीक है, चलिए अपन डेफिनेशन लिख लेते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर का। ऑस्मोटिक प्रेशर लिख लीजिए। द प्रेशर, है ना, इट इज द प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप द, क्या हो जाएगा बच्चों? इट इज द प्रेशर, इट इज द प्रेशर टू स्टॉप द, कौन सा प्रोसेस भैया? टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। इसको क्या बोलेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर बोलेंगे बच्चों। अगर मेरा देखो इसको अगर केवल सॉल्यूशन है, ओनली केवल पानी था ना अभी, तो वैसे P बराबर जो प्रेशर जनरेट होता है P बराबर बोलते हैं CRT। अभी मैंने सॉल्यूशन के अंदर नहीं है, अभी पानी का देखा ना, पानी आ रहा ना, ओनली क्या था इधर? पानी था, पानी आ रहा था इधर। तो पानी जिस प्रेशर से आ रहा है उसको बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर, या पानी जो प्रेशर से आ रहा है उतना ही रोकने के लिए उतना ही फोर्स लगाओगे ना भाई, न्यूटन का थर्ड लॉ, एक्शन फोर्स इज इक्वल टू रिएक्शन फोर्स। तो जिस जिस प्रेशर से ऑस्मोसिस हो रहा है उसको बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर बोल सकते हो, या जिस प्रेशर से आ रहा है उसको उतना ही रोकने के लिए उतना ही प्रेशर लगाना पड़ेगा आपको, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहाँ अगर केवल पानी की बात की जाए तो CRT बोला जाता है। सी क्या है बच्चा? सी है कंसंट्रेशन।
कंसंट्रेशन किसमें लेना है बच्चों? मोलारिटी में। आर क्या होता है बच्चों? गैस कांस्टेंट। आर क्या होता है आपका? गैस कांस्टेंट। कितना होता है? 0.812 लेना है। टी की जो होता है क्या होता है बच्चों? आपका टेम्परेचर होता है, जो कि क्या होता है, जिसका यूनिट क्या लेना है? केस में लेना है, केल्विन में लेना है, केल्विन में लेना है बच्चों। ठीक है, टेम्परेचर आपको लेना है किसमें? केल्विन में लेना है। अब बच्चे अगर मैं बात करूं कि ये आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों है, ये आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों है, तो ध्यान दो कि अगर मैं बात करूं, ये पूछा जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर इज वाई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोई भी चारों में से कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कोई भी पूछेगा, बोलेगा रीजन बताओ वाई। रीजन तो उधर दे दोगे, इसका देखो रीजन क्या है, वाई ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों है। तो बच्चे अभी मैंने एक डायग्राम बनाया था, अभी समझो इस डायग्राम को कि यहाँ पे मेम्ब्रेन था मेरा, इधर था मेरा पानी, इधर था मेरा ग्लूकोज सॉल्यूशन। अभी मान लो हमने कंसंट्रेशन क्या रखा है? 1 मोलर, यानी कि इसमें 1 मोलर यानी 180 ग्राम ऑफ, है ना, ग्लूकोज प्रेजेंट है। तो अभी सॉल्यूट कम है, अभी क्या है, मान लो कि सॉल्यूट कम है, तो सॉल्वेंट ज्यादा है। मतलब बच्चे इधर से पानी अब थोड़ा अभी कम आएगा, क्योंकि इधर सॉल्वेंट अभी ज्यादा था। पानी जो आएगा थोड़ा कम आएगा, है ना, पानी जो आएगा लेस आएगा। अब क्या किया बच्चे हमने अगे सेकंड सिचुएशन में, कि सॉल्यूट को बढ़ा दिया, सॉल्यूट को मैंने बढ़ा दिया। अब सॉल्यूट बढ़ेगा तो सॉल्वेंट क्या हो जाएगा बच्चे? कम हो जाएगा। अब सॉल्वेंट कम है, सुनना ध्यान से क्या बोल रहा हूँ। अब सॉल्वेंट कम है तो पानी और ज्यादा तेजी से आएगा, है ना, समझ में आ रहा? अब पानी उधर से ज्यादा आएगा इधर पानी, क्योंकि इधर पानी कम है ना। एक साइड में पानी पूरा भरा हुआ है, एक साइड में पानी जो है, एक थोड़ा सा चीनी डाल के रखे हो, थोड़ा चीनी तो पानी ज्यादा है तो ज्यादा पानी नहीं आएगा उधर से। अब क्या किया आप कि यहाँ पे आप इस साइड में ग्लूकोज सॉल्यूशन के साइड में आप बढ़ा लिए अमाउंट ग्लूकोज का। ग्लूकोज बढ़ गया, अमाउंट तो फिक्स था सॉल्यूशन का, यानी पानी कम हो गया, ग्लूकोज बढ़ गया नहीं पानी कम हो गया, पानी कम हुआ यानी पानी अब और ज्यादा आएगा उधर से इधर। समझ में आ रहा? ये होता है बच्चों, इसलिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है। अब इसी के बेसिस पे अपन बच्चों सॉल्युबिलिटी का जो होता है ना, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर को, सॉल्यूशन को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। कितने कैटेगरी में बच्चे? 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है सॉल्यूशन का टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। एक होता है बच्चा, है ना, ऐसे लिख सकते थे, वैसे तो सुने होंगे आप, सेचुरेटेड, नॉन सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड, हाइपर, सुपर सेचुरेटेड। उसमें वो तो आपको मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ा दिया है, जिसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अगर नॉर्मल टेम्परेचर पे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जितना मैक्सिमम घोल पा रहे हो घोल लो। अब नहीं घोल पा रहे हो उसको बोलते हैं सेचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर और घोल पा रहे हो उसको बोलते हैं अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। टेम्परेचर देने के बाद और घोल पा रहे हो, मैक्सिमम घोल दो, उसको बोलते हैं सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। अभी मैं 3 चीज और पढ़ाने जा रहा हूँ। एक होता है हाइपर टोनिक सॉल्यूशन, दूसरा होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, एंड थर्ड होता है आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तीनों में डिफरेंस समझे बच्चा क्या है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है बच्चे? सॉल्यूट ज्यादा होगा, यानी सॉल्वेंट कम होगा। हाइपो यानी क्या होना? सॉल्यूट कम रहेगा, यानी सॉल्वेंट ज्यादा रहेगा। आइसोटोनिक में क्या होगा बच्चा? आइसोटोनिक यानी बराबर, बाहर साइड में अंदर साइड में। मतलब अगर इधर हाइपोटोनिक बना दिया, अगर ये बोल दिया हाइपोटोनिक, अगर ये क्या है हाइपोटोनिक है, हाइपोटोनिक यानी सॉल्यूट कम है। अब बच्चा सॉल्यूट कम है यानी सॉल्वेंट
ज्यादा है, सॉल्वेंट ज्यादा है इधर है, अगर तो उधर से पानी कम आएगा, पानी जो आने वाला है कम आएगा, समझ में आ रहा। अगर ये हाइपर रहता, हाइपर यानी इसमें सॉल्यूट ज्यादा है तो सॉल्वेंट कम रहता, तो उधर से सॉल्वेंट ज्यादा आता, सॉल्वेंट ज्यादा आता। तो आप लोग याद रखना, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक। अब बच्चा अपन ये तो पानी का पढ़ रहे थे अभी तक हम लोग, अब पढ़ने वाले हैं अगर दो सॉल्यूशन अगर प्रेजेंट रहेगा तो क्या होगा। मेन तो पढ़ना सॉल्यूशन का ही। तो बच्चे इधर मान लिया मैंने, इधर जो है सॉल्यूशन 1 है, इधर मेरा है सॉल्यूशन 2 है। इधर मैंने कंसंट्रेशन मान लिया बच्चे C1, इधर का जो कंसंट्रेशन है मान लिया मैंने C2। और मैंने केस दे दिया कि अगर हमारा C1 जो है लेस देन है C2 से, C1 जो है लेस देन है C2 से, कंसंट्रेशन देखना बच्चा, कंसंट्रेशन जो है C1 का लेस है। अब कंसंट्रेशन जो C1 का लेस है यानी सॉल्यूट इधर क्या है, कम है, कंसंट्रेशन कम है यानी इधर में सॉल्यूट कम है, यानी सॉल्वेंट ज्यादा है। सॉल्वेंट ज्यादा है तो जो इधर से आएगा ज्यादा से कम की हो जाएगा ट्रेवल। ये जो मोमेंट होगा C1 से लेते हुए C2 तक, ये सॉल्वेंट का मोमेंट होने वाला है। अगर बच्चा मैं इसका सेकेंड केस बनाऊं कि हमारा इस सिचुएशन पे अभी इधर सॉल्यूशन 1 था सर, इधर मेरा सॉल्यूशन 2 था सर, इधर कंसंट्रेशन मैंने माना था C1, इधर कंसंट्रेशन माना था C2। अब केस मैंने कर दिया कि C1 का कंसंट्रेशन इस बार ज्यादा है किससे, C2 से। अगर बच्चे C1 का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो अब इधर सॉल्यूट ज्यादा होगा, यानी सॉल्वेंट कम होगा। अब सॉल्वेंट कम है, अब इधर से इधर सॉल्वेंट आएगा, इधर से इधर सॉल्वेंट आने वाला है, यानी अब जो सॉल्वेंट ट्रांसफर होगा वो होगा C2 से C1 की तरफ, C2 से C1 की तरफ। तो बच्चे अगर मैं बात करूं ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, पाई बराबर क्या होता है, ये होता है, अब डिफरेंस निकालना पड़ेगा दोनों को। पहले CRT था, अब C नहीं है, ओके क्या हो गया, C2 माइनस C1 हो जाएगा, मैंने दोनों के बीच का डिफरेंस, समझ में आ रहा, दोनों के बीच का डिफरेंस C2 माइनस C1, इसको मोड में ले लो आप, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है RT से मल्टीप्लाई कर दो। R क्या होता है बच्चे, गैस कांस्टेंट 0.821। T क्या होता है, केल्विन में लेना है। पाई क्या हो गया बच्चे, पाई हो गया आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आपको ऑस्मोटिक प्रेशर भी समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब बच्चों लास्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होते हैं, है ना। रिवर्स ऑस्मोसिस बताना यानी आपको बाहर से प्रेशर लगाना पड़ेगा और अब लो से हाई की तरफ सॉल्वेंट का मूवमेंट करवाना पड़ेगा, पानी का मूवमेंट करवाना पड़ेगा। तो इसके हेल्प से क्या होता है बच्चा, पानी को हम प्यूरिफाई करते हैं, आरओ मशीन में ही होता है। इसका डेफिनेशन हो जाएगा, इट इज अ वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। एक ऐसा प्रोसेस है बच्चा, वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस होता है बच्चा, दैट यूजेज प्रेशर टू फोर्स। आपको क्या लगाना है, प्रेशर लगाना है, फोर्स लगाना है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होते हुए, है ना, जिसकी वजह से सेपरेट कर लो वाटर को, पानी को क्या कर लो, सेपरेट कर लो, कहाँ से, सॉल्ट वगैरह से। तो पानी में सुने होंगे हार्ड वाटर रहते हैं, मैग्नीशियम सॉल्ट है, सारी चीजें रहेंगी। बच्चा अगर ये सब रहेगा तो पानी को वहां से सेपरेट किया जाता है ना, आरओ में वही काम होता है, तो बाहर से अलग से प्रेशर देना पड़ता है बच्चा। तो हमारा जो था कंटेनर, है ना, ये था, इधर अभी कंसंट्रेशन ज्यादा है, T2 ज्यादा है किससे, C1 से, ठीक है, C2 ज्यादा है C1 से। तो अभी इधर C2 का कंसंट्रेशन ज्यादा है, यानी क्या है बच्चा, है सॉल्यूट ज्यादा है, सॉल्यूट ज्यादा है तो सॉल्वेंट कम है, सॉल्वेंट कम है बच्चा, तो होना क्या चाहिए था कि इधर से इधर आना चाहिए था, ऑस्मोसिस में ज्यादा से कम की तरफ आना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं है।
रिवर्स ऑस्मोसिस में बच्चा क्या करते हैं अपन, रिवर्स ऑस्मोसिस में बच्चा हम लोग प्रेशर अप्लाई करते हैं। यहां से क्या अप्लाई करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे और एक कम से ज्यादा की ओर ही ट्रांसफर करवाएंगे, यानी इधर ओनली और ओनली सॉल्ट बच जाएगा और इसका जो पानी होगा ना अपन का इधर प्यूरिफाई कर लेंगे बच्चे हम लोग, है ना। तो रिवर्स ऑस्मोसिस यही होता है बच्चा, जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, पानी को प्यूरिफाई कर देते हैं। दिस इज नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोटिक प्रेशर पे कुछ क्वेश्चन है, एक दो बना लो जरा। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.2 मोलर सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन दिया है यूरिया के 27 डिग्री सेल्सियस पे, पूछ रहा आर दिया हुआ है, तो निकालो जरा, है ना। पढ़े थे अपन भैया फॉर्मूला P बराबर CRT। P क्यों लगाया है सर, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, एक ही दो सॉल्यूशन, दो कंसंट्रेशन तो दिया नहीं है, तो एक ही ला दिया तो सी रहेगा ओनली। तो कंसंट्रेशन दिया है 0.2, गैस कांस्टेंट दिया है 0.82, 0.082 होता है भाई, है ना। इधर मैंने प्रीवियस स्लाइड में ये जो आर का वैल्यू है आप लोग यहाँ लिख सकते हो। आर का वैल्यू क्या लिख सकते हो, 0.0821 होता है वैसे, है ना। मैंने एक जगह और लिखा था बच्चे, यहाँ देख लो जरा क्या लिखा था मैंने। देख लेना आर का जहाँ वैल्यू होगा ना, आर का जहाँ वैल्यू मैंने दिया होगा उसको कर लेना 0.0821। ठीक है, चलिए क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन बनाओ। टेम्परेचर कितना दिया है भाई, 27 डिग्री, लेकिन लेना किसमें, केल्विन में। 27 डिग्री क्या हो गया, 273 प्लस 27 करोगे कितना आएगा, 300 आ गया क्या, 300 केल्विन ले लेना है बच्चे। कई बच्चे डायरेक्टली लेते हैं टेम्परेचर में डिग्री सेल्सियस, नहीं लेना है बच्चे, गलत हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो बच्चे, है ना, सॉल्व कर लो इसको। तो बच्चे देखो यहाँ पे 3 2 जा 6, 2 जीरो एक पॉइंट आ जाएगा तो 60 आ जाएगा। ये आ जाएगा आपका 0.082 आ जाएगा, है ना। इसको कर सकते हैं P इज इक्वल टू, लिख सकते हैं बच्चे डायरेक्टली, ये 6 कर दो, जीरो से इसको हटा दो तो 0.82 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो P बराबर आ जाएगा 6 2 जा 12 का 2, 1 48 49 50, 5 आने वाला है ना, 4 आएगा ना बच्चों। क्या कर रहे हो, 6 2 जा 12, 2 6 2 जा आएगा 12, 2 1 आ जाएगा 48 और 1 49 आएगा ना, यहाँ कितना है 49 आने वाला है, 4 कैरी 6004 आएगा, तो कितना आ गया 4.92, 4.92 दिया है क्या ऑप्शन, ऑप्शन ए। ठीक है, डायरेक्टली आंसर बन गया। चलिए एक और क्वेश्चन है बच्चे, इसको सॉल्व कीजिए। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 0.4, व्हाट विल बी द ऑस्मोटिक प्रेशर, इतना केल्विन में पूछ रहा है। आप अलग अलग निकाल सकते हो, पहले इसका निकाल लो, एक चीज वैल्यू निकल जाएगा, उसको दूसरे पे पुट करो, निकाल सकते हो, या डायरेक्टली क्या करो, कंपेयर कर लो कि पहले का मान लो P1 क्या होता है बच्चे, CR, टेम्परेचर पे डिफरेंस तो T1 मान लो। अब दूसरे वाला डायरेक्टली लिख लो यहाँ पे CRT2, दोनों को क्या कर दो, कंपेयर कर दो, समझ में आ रहा, क्योंकि सिमिलर कंडीशन बोल रहा है, सिमिलर कंडीशन इसे डायरेक्ट कंपेयर कर दिए। तो बच्चे रख दो, P1 कितना दिया है, P1 दिया है आपको 4, P1 कितना दिया है, 4 दिया है, 4 अपॉन P2 ही तो निकालना है ना बच्चे, P2 ही निकालना है। C को CA रहने दो, ठीक है, क्योंकि नहीं दिया है, R को R रहने दो, क्यों वैल्यू डालना है। T1 दिया है भैया कितना, 273 केल्विन, 0 डिग्री सेल्सियस मतलब कितना हो गया बच्चों, 0 डिग्री मतलब हो गया 273 केल्विन। अपॉन आ जाओ बच्चे, C को C रहने दो, R को R रहने दो, टेम्परेचर बोल रहा है कितना 546 बोल रहा है बच्चों। सॉल्व कीजिए बच्चों इसको, C से C गया, R से R गया, है ना। A से क्या जाएगा, कितने बार में जाएगा बच्चे, 2 बार में जाएगा, है ना। तो P2 बराबर अगर देखोगे यहाँ पे P2 बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 4 2 जा 8 आ गया, 4 2 जा 8 आ गया, है ना, 4 2 जा 8 कितना है, C आंसर आ गया। तो बच्चे हमारा यहाँ पे पूरा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी आपका कंप्लीट होता है बच्चे। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बच्चे वेंट ऑफ फैक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है बच्चे। क्यों, क्योंकि वेंट ऑफ फैक्टर के बिना क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी अधूरा है। वेंट ऑफ फैक्टर को आई से प्रेजेंट करते हैं हम लोग, आयोटा,
आप कितना भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी या फॉर्मूला लगा के निकाल लो, अगर आयनिक सॉल्ट रहेगा तो आपका वो गलत हो जाएगा। आप मेरे साथ बने रहिए, आपको मैं अगले क्लास में बताता हूँ वैन हॉफ फैक्टर के बारे में, है ना। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको लेक्चर अच्छे से समझ में आया हो बच्चों, तो आप वीडियो को लाइक शेयर कर देना बच्चों, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।